हेलो एवरीवन, वेलकम टू एकेडेक्सल। माई सेल्फ दीपाली एंड आई एम योर बायोलॉजी एजुकेटर। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और नीट की तैयारी बेहतर कर रहे होंगे, है ना? चलो तो एक बार देख लेते हैं कि आज के टॉपिक में हम पढ़ने क्या वाले हैं। तो सबसे पहले जो हमारे पास आएगा बच्चे वो क्या होगा? सबसे पहला इज एक्सप्लेनिंग हाउ द हर्शी चेज एक्सपेरिमेंट। कि भाई अगर डीएनए है तो डीएनए के ऊपर मैंने तुमको बताया अभी 2 एक्सपेरिमेंट और बाकी है। हर्शी चेज एक्सपेरिमेंट अभी अपन ने ग्रिफिथ का एक्सपेरिमेंट जब परफॉर्म किया था तो हमने सोचना था कि यार कुछ चीज़ है जो आगे ट्रांसफॉर्म हो रही है, उसको हम ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल बोलते हैं। पर अभी भी बाकी है ये चीज़ प्रूव करना कि क्या वो डीएनए ही है, क्योंकि अभी ये चीज़ हो रही है जब से एवरी मैकार्टी और मैक्लॉइड आए कि भाई देखो कुछ भी चीज आगे ट्रांसफॉर्म हो सकती है। ये कंफर्म नहीं है कि सिर्फ डीएनए ही होगा, डीएनए भी हो सकता है, आरएनए भी हो सकता है, प्रोटीन भी हो सकता है। और इसी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए हमारे पास 2 एक्सपेरिमेंट्स और आएंगे। सबसे पहला हर्शी चेज एक्सपेरिमेंट, फिर आता है हमारे पास मार्था एक्सपेरिमेंट, मार्था चेज एक्सपेरिमेंट। ठीक है, तो ये एक्सपेरिमेंट हमने करने हैं। चलो, डिस्क्राइबिंग द प्रोसेस ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन ये चीज भी देखेंगे, बट आज थोड़ा सा थोड़ा इंट्रोडक्शन देखेंगे डीएनए रेप्लिकेशन, क्योंकि थोड़ा बड़ा लेंदी प्रोसेस है, तो उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में भी कंटिन्यू करेंगे। तो आज के लेक्चर में हम लोग इंट्रोडक्शन देखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट एनालाइजिंग द सिग्निफिकेंस ऑफ एक्सपेरिमेंट, अंडरस्टैंडिंग द मैकेनिज्म ऑफ जेनेटिक इनहेरिटेंस एंड ट्रांसमिशन ऑफ ट्रेट्स। किस तरीके से ट्रेट्स आगे बढ़ रहे हैं ये चीज को भी देखना है। नेक्स्ट, evaluating the impact of Hershey-Chase experiment to understand the DNA replication and central dogma in biology। क्या है सेंट्रल डॉगमा? कि डीएनए है, डीएनए ट्रांसक्राइब होगा और ट्रांसक्रिप्ट होके आरएनए बनाएगा, फिर आरएनए से प्रोटीन बनेगा और फिर कैरेक्टर शो होंगे। पर इस सीक्वेंस को एक मतलब हम लोग कहते हैं सेंट्रल डॉगमा। पर इसको तरीके से पढ़ना कि सेंट्रल डॉगमा एक्चुअली क्या है वो चीज आज हम देखेंगे। ठीक है, चलो तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे बच्चे, कंटिन्यू करने जा रहे हैं। स्टार्ट तो हमने कर दिया था 2 दिन पहले ही, पर आज हम कंटिन्यू करेंगे ऑफ मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। इसमें हम लोगों ने अभी तक जितना पढ़ा है दैट वाज ऑल अबाउट डीएनए। डीएनए क्या है, कैसे डीएनए पैक होता है, क्रोमोसोम क्या है, क्रोमोसोम कैसा बनता है, ये सारी चीजें हम देख चुके हैं। फिर उसके बाद हमने देखा था कि यार डीएनए अब हमको पता है हमारा जेनेटिक मटेरियल है, बट पहले के टाइम पे जब हमको पता ही नहीं था कि जेनेटिक मटेरियल क्या था, तो सर्च वाज ऑन, सर्च चल ही रही थी कि भाई जेनेटिक मटेरियल एक्चुअल में क्या चीज है। तो जेनेटिक मटेरियल क्या है ये बात बताई गई थी बाय फ्रेडरिक ग्रिफिथ। तो फ्रेडरिक ग्रिफिथ ने ये चीज बताई थी कि जेनेटिक मटेरियल क्या हो सकता है, अभी भी सकता है ही चल रही है चीज, है ना। तो अभी भी कंफर्मेशन नहीं आया किसी भी तरफ से। अब बात करते हैं बच्चों एक और एक्सपेरिमेंट की। इन दैट एक्सपेरिमेंट इज हर्शी चेज एक्सपेरिमेंट। हर्शी चेज एक्सपेरिमेंट जो है ये बहुत ही मस्त इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट होगा। इसके अंदर इन्होंने क्या किया, इन्होंने कोई बैक्टीरिया नहीं लिया, मतलब इन्होंने सिंपल चीज ली है। इन्होंने इस बार जो है इन्होंने एक बैक्टीरिया लिया, मतलब पूरी तरीके से बैक्टीरियल सेल नहीं ली थी, इकोलाई लिया था, और उसके साथ साथ जो है इन्होंने वो लिया था अपना वायरस। चलो अब पढ़ते हैं एक्चुअल में हुआ क्या इनके एक्सपेरिमेंट के अंदर। सो स्टडी कंडक्टेड दैट एल्फ्रेड हर्शीज एंड मार्था चेज इन 1952। क्या करना था इन्होंने कि प्रोटीन है कि डीएनए, क्योंकि 3 चीजें बोल रहे थे, है ना। जेनेटिक मटेरियल कुछ भी हो सकता है, ये डीएनए भी हो सकता है, ये आरएनए भी हो सकता है, और ये प्रोटीन भी हो सकता है। तीनों चीजें हो सकती है। ठीक है, डीएनए भी हो सकता है, आरएनए भी हो सकता है, प्रोटीन भी हो सकता है। अब इसके अंदर ये बोल रहा है कि क्या डीएनए है या फिर प्रोटीन है, क्योंकि हमने एक और, अगर आप लोगों को याद हो, एवरी मैक्लॉइड मैकार्टी वाला जो एक्सपेरिमेंट किया था उसके थ्रू हमको ये चीज समझ में आ गई थी कि यार जब हमने 3 टेस्ट ट्यूब्स ली और 3 टेस्ट ट्यूब्स के अंदर हमने डाला था डीएनएज, आरएनएज और ये अपना प्रोटीनेज एंजाइम, तो इनके हिसाब से हम देख रहे थे कि यार अभी तक ये चीज लग रही है कि जेनेटिक मटेरियल कुड बी डीएनए, बट इट इज नॉट एट ऑल एट श्योर, श्योरिटी नहीं है। ठीक है, तो अब तीसरी चीज क्या आ जाती है हमारे पास, एक और एक्सपेरिमेंट। तीसरा एक्सपेरिमेंट है हर्शी चेज एक्सपेरिमेंट। इन्होंने किया ये बैक्टीरियोफाज पे। बैक्टीरियोफाज एक वायरस है और उसके साथ हमने लिया था इकोलाई, दैट इज बैक्टीरिया।
चलो, सो अब होगा क्या, बैक्टीरिया जो है ये इकोलाई एक मीडियम लेंगे हम लोग और उसमें वायरस जो होगा वो क्या करवाएंगे, इन्फेक्ट करवाएगा। वायरस इन्फेक्ट कराता है इकोलाई के मीडियम पे। मान लो अगर ये इकोलाई का मीडियम है तो इस पे वायरस बॉडी जो होगी वो इन्फेक्ट कराती है, वो इन्फेक्ट कराएगी और फिर जो है इन्फेक्शन ट्रांसमिट होगा कि नहीं होगा, ये एक्सपेरिमेंट हम लोग देखने वाले हैं। चलिए, सबसे पहले आता है बैक्टीरियोफाज। ये ऐसा वायरस है जो इन्फेक्ट कर देता है बाय बैक्टीरिया बाय अटैचिंग विद देम, इंजेक्टिंग देयर जेनेटिक मटेरियल। जेनेटिक मटेरियल अपना ट्रांसफर कर सकता है बैक्टीरिया के अंदर। सो अगर ये बैक्टीरिया है तो बैक्टीरिया की बॉडी में वायरस जो है जेनेटिक मटेरियल डाल सकता है, इंजेक्ट कर सकता है। नेक्स्ट, रेडियो एक्टिव लेबलिंग। इस प्रोसेस के अंदर हम रेडियो एक्टिव लेबलिंग करने वाले हैं, रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस और दूसरा रेडियो एक्टिव सल्फर। फॉस्फोरस क्यों लिया, क्योंकि डीएनए के अंदर फॉस्फोरस प्रेजेंट होता है। सल्फर क्यों लिया, क्योंकि प्रोटीन कोट के ऊपर, प्रोटीन के ऊपर सल्फर होता है। ठीक है, सो हमने किया क्या है, एक पेट्री डिश, उसमें ग्रो करवाया गया इकोलाई। इकोलाई इसके अंदर प्रेजेंट था बैक्टीरिया, और इसके साथ साथ इसको एक था फॉस्फोरस टेंट रेडियो एक्टिव, दो कल्चर मीडियम लिया है, एक रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस और एक S38। अगेन यहाँ इकोलाई। एक काम करती हूँ मैं, इकोलाई को तो ना लिखने के बजाय उसको डॉट से रिप्रेजेंट कर देती हूँ, ज्यादा बेटर रहेगा। चलो, इकोलाई है, ठीक है, इकोलाई है और इसके साथ हमने कल्चर्ड कर दिया किसको, बैक्टीरियोफाज वायरस को, बैक्टीरियोफाज वायरस को। हमें ये चीज देखनी है बच्चे कि कौन सी चीज है जेनेटिक मटेरियल के एक्चुअल में डीएनए है, और अगर डीएनए है तो क्या वो ट्रांसफॉर्म हो रहा है कि नहीं हो रहा, वो आगे जो है बैक्टीरियल सेल में जाएगा कि नहीं जाएगा। तो हमने दो कल्चर्ड मीडियम लिए हैं, ये हमारे पास दो कल्चर्ड मीडियम आ गया, एक तो रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस का यानी P32 का, एक मैंने सल्फर का लिया है और एक मैंने फॉस्फोरस का लिया है। तो ये दो मैंने कल्चर्ड मीडियम ले लिए। अब होना क्या है, अब होगा क्या कि फॉस्फोरस, फॉस्फोरस किसके अंदर प्रेजेंट रहता है, क्योंकि प्रोटीन के पास दो चीजें हैं। प्रोटीन के पास है पहला उसके प्रोटीनेशियस कोट और अंदर बैठा हुआ डीएनए। ठीक है, डीएनए में हम ये चीज पढ़ते हैं कि उसमें फॉस्फेट ग्रुप होता है, याद करो जल्दी से डीएनए का कॉम्पोजिशन, फॉस्फेट ग्रुप प्रेजेंट होता है डीएनए के कॉम्पोजिशन में, यानी फॉस्फोरस जो होगा ये डीएनए में प्रेजेंट होगा और प्रोटीन कोट में एब्सेंट होगा, यही चीज है। यहां पे अगर मैं सल्फर की बात करती हूँ, सल्फर की बात सुनो, सल्फर में क्या है, ये डीएनए में नहीं होता, डीएनए में एब्सेंट होता है, डीएनए में प्रेजेंट नहीं होगा। पर अगर मैं बात करती हूँ प्रोटीन कोट की, तो प्रोटीन कोट के अंदर ये प्रेजेंट होता है। ठीक है, सल्फर प्रोटीन कोट में प्रेजेंट होता है। तो अब होता क्या है कि ये जो S5 वाला रेडियो एक्टिविटी है, ये सल्फर है, सल्फर की रेडियो एक्टिविटी है ना, कल्चर्ड मीडियम से प्रोटीन कोट में क्योंकि सल्फर प्रेजेंट होता है, तो सल्फर तो देखता है कि यार ये तो बढ़िया चीज है, मेरे लिए ही चीज बनी है, तो मैं इसको पूरा पूरा उठा लेता हूँ। ये इसको पूरी तरीके से उठा लेता है, रेडियो एक्टिव सल्फर को, प्रोटीन कोट पूरी तरीके से रेडियो एक्टिव सल्फर को उठा लेता है। वहीं अगर मैं बात करती हूँ फॉस्फोरस की, तो अंदर बैठा जो डीएनए है ना, ये देखता है कि यार ये तो फॉस्फोरस तो मेरा ही आदमी है, जितना ज्यादा हो सके फॉस्फोरस कलेक्ट कर लो। वही चीज है यार, सेल में तुमको ज्यादा से ज्यादा चीजें दिखती है ना, तो तुम ऐसे सोचते हो यार ये भी ले लूं, ये भी ले लूं, ये भी ले लूं, ये वाली चीज इसने करी। तो भाई इतना सारा फॉस्फोरस, ये रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस दे रहे हैं, ओ माय गॉड फॉस्फोरस तो मेरे कहीं ना कहीं तो काम आ ही जाएगा, खटाखट लेता गया डीएनए। ठीक है, वहीं प्रोटीन कोट ने ही देखा इतना सारा सल्फर कहीं ना कहीं तो जीवन में काम आ ही जाएगा, खटाखट लेता गया सल्फर। ठीक है, चलो अगली बात करते हैं। नेक्स्ट
अब हमको 3 स्टेप करने हैं, 3 स्टेप में हमको इनका प्रोसेस समझ में आ जाएगा। सबसे पहले इन्फेक्शन। कल्चर्ड मीडियम में हमने ग्रो करवाया था, कल्चर्ड मीडियम हमने रेडियो एक्टिव फास्फोरस और रेडियो एक्टिव सल्फर, और उस पर हमने प्रोटीन को देखा। अब हम बात करेंगे कि अगर मान ले मेरे पास ये आ जाती है बैक्टीरियल सेल, ठीक है, बैक्टीरियल सेल को मैं सबसे पहले इन्फेक्ट करती हूँ विथ द वायरस कोटिंग। ये बैक्टीरियल सेल, ठीक है, इस बैक्टीरियल सेल को सबसे पहले कोट करा जाता है। सबसे पहले तो इन्फेक्ट करवाएंगे। इन्फेक्ट कराने का तरीका क्या है बच्चे, कि वायरस जैसे ही इसके ऊपर बैठ जाता है वो इंजेक्ट कर देता है अपना सारा का सारा डीएनए, जेनेटिक मटेरियल, ठीक है, तो डीएनए हो चाहे आरएनए हो वो ट्रांसमिट कर देगा। तो जेनेटिक मटेरियल अपना सारा का सारा वो अंदर बैक्टीरियल सेल में ट्रांसमिट कर देता है, ये इसके पास शक्ति होती है। तो वायरस इसी तरीके से इन्फेक्ट करता है, ऐसे कह लो। यहाँ पे बैक्टीरिया प्रेजेंट है ही। अब जैसे ही डीएनए जो है अंदर की तरफ ट्रांसमिट होगा, सेम यहाँ पे भी यही चीज होगी, डीएनए इस तरफ ट्रांसमिट हो जाएगा, ठीक है। अब क्या होता है, अब यहाँ ये होता है सेकेंड प्रोसेस, ब्लेंडिंग। सेकेंड प्रोसेस इज व्हाट, ब्लेंडिंग। ब्लेंडिंग मतलब देखो, एक होता है इन्फेक्शन। इन्फेक्शन सबसे पहले कॉज कैसे करा जाएगा कि वो वायरस आया बैक्टीरिया के ऊपर, बैक्टीरियोफाज वायरस है, वायरस बैक्टीरिया पे आता है और अपना सारा का सारा जेनेटिक मटेरियल उसमें इंजेक्ट कर देता है और फिर टाटा बाय बाय हो जाता है, बाय बाय, चला गया, निकल गया, ठीक है। अब ब्लेंडिंग मतलब क्या होगा, हल्का सा उसको अगर हम मिक्स करते हैं, ब्लेंडिंग इज दैट। थर्ड प्रोसेस आएगा सेंट्रीफ्यूगेशन। तुमने जोर जोर से घुमा दिया, वॉशिंग मशीन। सेंट्रीफ्यूगेशन में हमेशा बोलती हूँ, याद रखने का तरीका ही यही है, वॉशिंग मशीन। वॉशिंग मशीन में कैसा जोर से घूमता है ना, एकदम जितने भी कपड़े होते हैं कितना जोर से घूमता है, तो वॉशिंग मशीन को याद रखना, सिंपल, ठीक है। तो अब क्या हुआ, अगर मैं ब्लेंडिंग की बात कर रही हूँ तो सारा का सारा जेनेटिक मटेरियल क्योंकि अब अंदर आ चुका है। अब याद करो कि अगर मान लो ये फॉस्फोरस कंटेनिंग सेल है, दिस इज फॉस्फोरस वाला और ये सल्फर वाला है, ठीक है, तो एक फॉस्फोरस वाला बना रही हूँ और एक सल्फर वाला बना रही हूँ। फॉस्फोरस वाले के अंदर क्या खास बात थी कि इसका जो डीएनए है, ये डीएनए जो होगा, ये डीएनए इसका जो जेनेटिक मटेरियल है इसका, वो ट्रांसमिट होगा और वो रेडियो एक्टिव होगा, ठीक है, रेडियो एक्टिव डीएनए ट्रांसफर हुआ है। वहीं अगर मैं यहाँ बात करती हूँ दूसरी तरफ प्रोटीन कोट है, प्रोटीन कोट तो आगे की तरफ जाएगा ही नहीं ना बच्चे, प्रोटीन कोट तो निकल जाएगा। तो अंदर जो जेनेटिक मटेरियल गया, क्या वो जेनेटिक मटेरियल कहीं से भी रेडियो एक्टिव था? रेडियो एक्टिव था ही नहीं, जेनेटिक मटेरियल वाज नॉट रेडियो एक्टिव। दूसरा, हम जब ब्लेंडिंग करवाते हैं तो अब हमारे पास क्या आ गया, कल्चर्ड मीडियम के अंदर इस तरफ डीएनए जो है हमारा कैसा है, डीएनए किस तरीके का आ गया इस तरफ, तो ये देखो मैंने इसमें नहीं बनाया है ना, एक तरफ मेरे पास डीएनए आ गया है जो कि रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस का बना है, और एक तरफ जो मेरे पास जेनेटिक मटेरियल आएगा उसमें कोई रेडियो एक्टिविटी शो ही नहीं हुई, ठीक है, यानी एक तरीके से कह सकते हो कोई इन्फेक्शन ही शो नहीं हुआ। थर्ड चीज जो हम करवाने जा रहे हैं दैट इज सेंट्रीफ्यूगेशन। सेंट्रीफ्यूगेशन मतलब क्या होगा, सेंट्रीफ्यूगेशन मतलब क्या होगा कि ये जो हमारे पास जेनेटिक मटेरियल है, यानी यहाँ पे दिस इज डीएनए, ये सारा का सारा जेनेटिक मटेरियल किसके साथ फ्यूज हो जाएगा, कुछ जेनेटिक मटेरियल बैक्टीरिया का भी तो होगा, तो बैक्टीरिया का जेनेटिक मटेरियल और ये जो वायरस का जेनेटिक मटेरियल आया था, ये जोर जोर से जो है घूमने लग जाते हैं, जोर जोर से मिक्सिंग करनी है हमको, बेसिकली हमने इनको मिक्स करना है। सेंट्रीफ्यूगेशन मतलब दोनों को मिक्स करना है। अब हमको देखना है, हमको बेसिकली देखना क्या था कि क्या बैक्टीरियल सेल के अंदर हमको प्रेजेंस दिखेगा रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस या रेडियो एक्टिव सल्फर का, क्या मुझे प्रेजेंस दिखेगा इसके अंदर। तो मैंने क्या किया, इन दोनों को मिक्स कर दिया, ठीक है, तो दोनों को मिक्स कर दिया। अब देखो इसके अंदर क्या चीज दिखती है, अब मैं इनको एक बीकर कह लो या वेसल कह लो या सेंट्रीफ्यूग मशीन कह लो। सेंट्रीफ्यूग मशीन के अंदर क्या होगा,
सेंट्रीफ्यूज मशीन के अंदर क्या होता है, साइड में ना कॉर्नर में कौन आके सेटल हो जाएगा, बैक्टीरिया। ऊपर की तरफ कौन तैरता रह जाएगा, वायरस। यहाँ पे आके सेटल कौन हो गया, बैक्टीरिया, और ये ऊपर की तरफ तैर कौन रहा है, वायरस। ये अभी भी फास्फोरस वाला साइड है, यहाँ पे बना रही हूं मैं सल्फर वाला साइड, ठीक है। अब सल्फर के अंदर क्या केस होता है, देखो अगेन ये हमारे पास आ गया बैक्टीरिया, सेटल डाउन हो गया है, और ऊपर की तरफ जो है वो वायरस। बैक्टीरिया नीचे की तरफ सेटल डाउन हो गया और ऊपर की तरफ वायरस है। अब तुम्हें ये देखना है, इसको हम बोलते हैं पैलेट, और ये सुपरनेटेंट। सुपरनेटेंट, ठीक है, पैलेट एंड सुपरनेटेंट। पैलेट मतलब जो सेटल डाउन हो गया, सुपरनेटेंट जो ऊपर की तरफ उड़ता रहेगा, एक तरीके से ऐसे समझ लो, ठीक। अब बैक्टीरिया, अब ये फास्फोरस वाला मीडियम है जिसके अंदर क्या होगा कि यहाँ पे डीएनए जो है वो ट्रांसफर हो चुका है इन बैक्टीरिया, और बैक्टीरिया का जो डीएनए है ना वो मुझे कैसा दिख रहा है, वो मुझे रेडियो एक्टिव फास्फोरस की प्रेजेंस के साथ दिख रहा है। यहाँ पे डीएनए के अंदर रेडियो एक्टिव फास्फोरस की प्रेजेंस है, इसका मतलब जो वायरस से बैक्टीरिया के अंदर गया वो क्या था, वो कुछ और नहीं, वो डीएनए था, क्योंकि डीएनए अब यहाँ पे बैक्टीरिया के अंदर दिख रहा है। क्या मुझे यहाँ पे सल्फर की प्रेजेंस दिख रही है, तो ऑफ कोर्स नो। डीएनए जो है वो रेडियो एक्टिव फास्फोरस लेके आएगा और वो बैक्टीरिया में डाल देगा, ठीक है। सेकेंड थिंग, यहाँ वाले बैक्टीरिया में क्या दिखता है, यहाँ वाले बैक्टीरिया में क्योंकि सल्फर है, सल्फर यानी क्या हो जाएगा बच्चे, वायरस कोट के अंदर सल्फर था, याद करो, है ना। वायरस कोट थोड़ी ना बैक्टीरिया के अंदर ट्रांसफर हुआ है, और वायरस कोट किसका बना है, प्रोटीन का। तो क्या वो प्रोटीन बैक्टीरिया में ट्रांसमिट हुआ है, नहीं, क्योंकि यहाँ देयर इज नो विजिबिलिटी ऑफ सल्फर और फास्फोरस। जबकि वायरस जो है इसके पास कौन है, वायरस के पास कौन बैठा है, देयर इज, वायरस के पास कौन प्रेजेंट है, सल्फर ऑन कोटिंग। वायरस के कोटिंग पे सल्फर प्रेजेंट होता है, जबकि बैक्टीरिया में कुछ भी चीज ट्रांसमिट नहीं हुई। यहाँ पे बैक्टीरिया में रेडियो एक्टिव फास्फोरस ट्रांसमिट हुआ है, यानी डीएनए जो है, डीएनए वो वायरस से बैक्टीरिया में ट्रांसमिट हुआ है। ये एक्सपेरिमेंट यही चीज को बोलता है कि क्या कुछ चीज, बैक्टीरिया, वायरस, कुछ चीज ट्रांसमिट हो रही है, तो जो चीज ट्रांसमिट हो रही है, क्योंकि अभी अपन ने ग्रिफिथ से ये चीज समझ लिया कि कुछ चीज आगे जाती है, अब वो ये देखना था कि फास्फोरस आगे जा रहा है, यानी प्रोटीन आगे जाएगा, या फिर डीएनए जो होगा वो आगे जा रहा है। तो हमने इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू ये चीज जान ली कि डीएनए है जो आगे जाता है, इट्स नॉट फास्फोरस इट्स नॉट प्रोटीन जो आगे जा रहा है, ये डीएनए है जो आगे की तरफ ट्रांसमिट होगा, नेक्स्ट जनरेशन में जाएगा, ठीक है। ये चीज कैसे हुई, एक बार रिकॉल करवाती हूँ वापस, पूरा एक्सपेरिमेंट हुआ क्या। हमने कल्चर्ड मीडियम लिया, कल्चर्ड मीडियम के अंदर हमने ग्रो करवाया। कल्चर्ड मीडियम किस चीज का, कल्चर्ड मीडियम रेडियो एक्टिव फास्फोरस, रेडियो एक्टिव सल्फर का। फास्फोरस वाले कल्चर्ड मीडियम के अंदर हमने ग्रो करवाया था क्या, एक प्रोटीन प्रोटीन, एक वायरस बैक्टीरियोफाज को जैसे ही ग्रो करवाया, तो बैक्टीरियोफाज क्योंकि प्रोटीन कोट का बना है, ठीक है, तो इसके बाहर प्रोटीन है और अंदर की तरफ डीएनए है। बाहर जो प्रोटीन है वो प्रोटीन रिच इन सल्फर होता है, इसीलिए वो सारा का सारा सल्फर अपने अंदर ले लेगा और प्रोटीन कोट बन जाएगा रेडियो एक्टिव।
ठीक है। अब अगर मैं यहाँ बात करती हूँ तो यहाँ क्या चीज हो रही है, डीएनए क्योंकि रिच इन फास्फोरस होता है तो इसीलिए डीएनए क्योंकि रिच इन फास्फोरस है तो डीएनए सारा का सारा रेडियो एक्टिविटी ऑफ फास्फोरस ले ले। ठीक, अब मैंने क्या करवाया, इस वायरस को ले आओ, इस वायरस को इन्फेक्ट करवाओ इकोलाई के साथ। ठीक, इकोलाई के साथ जैसे इसको इन्फेक्ट करवाओगे तो तुमको क्या मिलता है, सबसे पहले तो ये इन्फेक्शन के दौरान ये उस इकोलाई पे बैठेगा, ये उस इकोलाई पे अपना सारा जेनेटिक मटेरियल इंजेक्ट कर देगा, तो इकोलाई के अंदर सारा जेनेटिक मटेरियल चला गया। जैसे इकोलाई के अंदर सारा जेनेटिक मटेरियल गया तो फास्फोरस वाला जो वायरस था, फास्फोरस वाला जो वायरस था इसमें इकोलाई के अंदर रेडियो एक्टिव डीएनए ट्रांसमिट हुआ है। और अगर मैं सल्फर वाले वायरस की बात करूं तो यहाँ पे जो नॉर्मल डीएनए था वो ट्रांसमिट हुआ है। क्यों ऐसा, क्योंकि प्रोटीन कोट ने सल्फर लिया था भाई, प्रोटीन कोट सारा सल्फर लेके बैठा था। ठीक है, फिर उसके बाद हमने कराया ब्लेंडिंग। ब्लेंडिंग मतलब मिक्सिंग। ठीक है, अब मिक्सचर जैसे ही करवाया तो प्रोटीन कोट तो बाहर का बाहर ही रह गया और डीएनए अंदर की तरफ आ चुका है। पेट्री डिश में डीएनए है, प्रोटीन कोट बाहर है। ठीक, प्रोटीन अंदर नहीं आता ना इन्फेक्शन क्या होता है, वायरस अपना जेनेटिक मटेरियल ये इसमें बैक्टीरिया में छोड़ देगा, सिंपल। तो वायरस अपना जेनेटिक मटेरियल बैक्टीरिया के अंदर छोड़ देता है, वायरस ने अपना जेनेटिक मटेरियल बैक्टीरिया के अंदर छोड़ दिया। अब जब मैं फास्फोरस वाले वायरस की बात कर रही हूँ तो यहाँ जो जेनेटिक मटेरियल था दिस वाज ऑफ ग्रीन कलर। ग्रीन कलर रेडियो एक्टिविटी को दिखा रहा है बच्चे, ठीक है, ग्रीन कलर रेडियो एक्टिविटी को दिखा रहा है, तो यहाँ पे ग्रीन कलर यानी रेडियो एक्टिव डीएनए वो आगे ट्रांसमिट हुआ। दूसरी चीज आ जाओ कि क्या यहाँ रेडियो एक्टिविटी दिखी, नहीं, यहाँ रेडियो एक्टिविटी नहीं दिखी, यहाँ पे दिखी। ठीक है, क्यों, क्योंकि वहां सल्फर कोट, वहां रेडियो एक्टिविटी कहाँ दिखेगी, सल्फर में कहाँ दिखती है, प्रोटीन कोट के ऊपर। तो यहाँ रेडियो एक्टिविटी तो निकल ही गई है ना, वो अंदर ट्रांसमिट नहीं होगी ड्यूरिंग द टाइम ऑफ इन्फेक्शन। ठीक बच्चे, अब आगे चलते हैं सेंट्रीफ्यूगेशन पे। सेंट्रीफ्यूगेशन हमने मिक्सिंग कर दिया, मिक्सिंग करने के बाद हमारे पास क्या रिजल्ट आता है, वायरस ऊपर वाला जितना लिक्विड पोर्शन बचा है सुपरनेटेंट और नीचे जो सेटल डाउन हो गया इसको हम कहते हैं पैलेट। पैलेट के अंदर क्या बचता है, सबसे पहले डीएनए। क्या डीएनए है, मतलब वायरस से डीएनए जो है वो ट्रांसमिट हुआ है और ट्रांसमिट हुआ है, वायरस से डीएनए ट्रांसमिट हुआ है क्योंकि बैक्टीरिया के अंदर कौन सा डीएनए आ गया था, बैक्टीरिया के अंदर रेडियो एक्टिव फास्फोरस रिच वाला डीएनए आ गया था। ठीक है, तो रेडियो एक्टिव वाला जो डीएनए था वो बैक्टीरिया के अंदर आ चुका है। ठीक, दूसरी चीज, यहाँ वायरस जब बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करेगा तो क्या उसके अंदर चीज ट्रांसमिट होगी, क्या चीज ट्रांसमिट होगी, इसका कोट तो बाहर का बाहर ही निकल गया, अंदर जो बचा है देयर इज नो विजिबिलिटी ऑफ सल्फर एंड फास्फोरस, सल्फर और फास्फोरस दोनों ही नहीं है। तो यहाँ पे क्यों नहीं है, क्योंकि प्रोटीन कोट जो था, प्रोटीन कोट के ऊपर देयर वाज प्रेजेंस ऑफ, प्रोटीन कोट के ऊपर देयर वाज प्रेजेंस ऑफ व्हाट, देयर वाज प्रेजेंस ऑफ रेडियो एक्टिविटी, और वो प्रोटीन कोट के साथ बाहर निकल गई, बैक्टीरिया में गई ही नहीं। ठीक है, जब बैक्टीरिया के अंदर गई नहीं तो बैक्टीरिया इन्फेक्ट ही नहीं हुआ, तो बैक्टीरिया में दिखी ही नहीं ऐसी रेडियो एक्टिविटी। तो इसका मतलब इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू ये चीज पता लग जाती है कि वो डीएनए है जो कि आगे की तरफ ट्रांसमिट हो रहा है। तो डीएनए इज अ जेनेटिक मटेरियल, ये चीज मैकार्टी, मैक्लॉइड और एवरी ने भी बोली थी। भरोसा तो कर लेंगे एक बार पे, है ना, कर लेते हो ऐसा कि एक बंदा, एक कोई भी ऐसा कुछ भी बोल देता है उस पर भरोसा कर लेते हो एक ही बार में, नहीं, 3-4 लोग बताओ तब हम उस पर यकीन करेंगे। तो यहाँ एक और एक्सपेरिमेंट आ गया, हर्शी चीज। ठीक है, चलो अब इसको पढ़ते हैं। सो रेडियो एक्टिव लेबलिंग करवा दी है हमने। अब इससे डीएनए जो होगा वो रेडियो एक्टिव बन जाएगा क्योंकि डीएनए में फास्फोरस है। और अगर मैं प्रोटीन की बात करूँ तो प्रोटीन सल्फर को ले लेगा, बहुत सारा सल्फर ले लेगा। नेक्स्ट आता है वायरस की ग्रोथ, किस तरीके से वायरस ग्रो होगा। So virus was grown in the medium containing radioactive phosphorus and sulfur. Virus grown with radioactive phosphorus has radioactive DNA. फास्फोरस वाले के साथ रेडियोएक्टिव फास्फोरस जहाँ है उसका रेडियोएक्टिव डीएनए है, सिंपल। और अगर मैं बात करती हूँ जिसका रेडियोएक्टिव सल्फर है उसका रेडियोएक्टिव प्रोटीन कोट है, बट नो रेडियोएक्टिव डीएनए। रेडियोएक्टिव डीएनए उसका नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि डीएनए में सल्फर नहीं होता। ठीक है, डीएनए में सल्फर नहीं होता।
चलो अब इन्फेक्शन प्रोसेस करवाना। इन्फेक्शन मतलब रेडियो एक्टिव बैक्टीरिया फाज वर अलाउड टू इन्फेक्ट विद ई कोलाई bacteria. After infection, viral protein coats were removed by aggregating the mixture in the blender. Aggregation और last virus particle and bacteria were separated by centrifugation. जो last हमको दिख रहा है, तो ये प्रोसेस जब करवा रहे हैं ना, सेंट्रीफ्यूगेशन मतलब जोर जोर से घुमाना, और जब जोर जोर से घुमाते हैं कोई चीज को तो हैवी चीज नीचे आके बैठ जाएगी, लाइटर चीज ऊपर चली जाएगी, तो यही प्रोसेस है सेंट्रीफ्यूगेशन का, ठीक है। दिस इज व्हाट सेंट्रीफ्यूगेशन रिजल्ट्स इन। सो वायरस पार्टिकल, बैक्टीरिया के पार्टिकल अलग अलग हो गए। अब हमको उनको चेक करना है। चेकिंग के लिए क्या करते हैं, चलो देखते हैं। बैक्टीरिया इन्फेक्ट विथ वायरस कंटेनिंग रेडियो एक्टिव डीएनए बिकम्स रेडियो एक्टिव। जिसमें वायरस कंटेनिंग रेडियो एक्टिव डीएनए था वो रेडियो एक्टिव बन गया, यानी वायरस से डीएनए जो है वो बैक्टीरिया में ट्रांसमिट हो चुका है। डीएनए जो है बैक्टीरिया में ट्रांसमिट हो चुका है। बैक्टीरिया इन्फेक्ट विद वायरस कंटेनिंग रेडियो एक्टिव प्रोटीन डिड नॉट बिकम रेडियो एक्टिव। वो रेडियो एक्टिव बना ही नहीं। क्यों नहीं बना? क्योंकि वो प्रोटीन कोट पे ही रह गया, प्रोटीन कोट पे ही रह गया, है ना। तो कोटिंग के ऊपर वो बहुत सारा जो है रेडियो एक्टिविटी रह गई, अंदर डीएनए जेनेटिक मटेरियल में गई ही नहीं, ठीक। नेक्स्ट, so DNA is not the protein, DNA not protein is the genetic material transfer from virus to bacteria. This experiment provide a strong evidence that DNA is the genetic material in the cell. DNA ही genetic material है cell, ठीक है बच्चे। इस एक्सपेरिमेंट से ये चीज पूरी तरीके से कंक्लूड हो जाती है, ठीक। ये देख लो फोटो, इमेज एनसीईआरटी की इमेज है, ठीक है, एनसीईआरटी की इमेज है। रेडियो एक्टिव बैक्टीरियोफाज, अब देखो इसने रेडियो एक्टिविटी को रेड कलर से डिनोट किया बेटा। सो जितनी भी रेड कलर वाली चीजें हैं ये सब रेडियो एक्टिविटी को शो कर रही है। तो रेड इज शोइंग, ये कलर है ना, ये रेडियो एक्टिविटी को शो कर रहा है। तो पहले में इसने किसको, ये रेडियो एक्टिव सल्फर, ये रेडियो एक्टिव फास्फोरस, ठीक। फास्फोरस रेड कलर किस में दिख रहा है, डीएनए के अंदर, यानी रेडियो एक्टिव फास्फोरस वाले कल्चर्ड प्लेट ये है। यहाँ अगर मैं बैक्टीरिया ये रेडियो एक्टिव सल्फर की बात करूंगी तो प्रोटीन कोट रेड कलर का दिखेगा, ठीक है ना। चलो ओके, अब प्रॉपर्टीज ऑफ जेनेटिक मटेरियल, कैसा होना चाहिए हमारा जेनेटिक मटेरियल। भाई अगर डीएनए आ भी गया, क्या वो हमारी सारी मांगों पे खरा उतर पा रहा है, मतलब हम जैसा जेनेटिक मटेरियल चाह रहे हैं क्या वो उसको सेटिस्फाई कर रही है सारी चीजें। मतलब सबसे पहले तो जेनेटिक मटेरियल होना कैसा चाहिए, जेनेटिक मटेरियल शुड बी एबल टू जेनरेट इट्स रेप्लिका, रेप्लिकेशन, और वो प्रोसेस अभी अपन देखेंगे। क्या वो रेप्लिका बना पाएगा यार। डीएनए जब हम बोल रहे हैं सेल अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, तो क्या डीएनए डजंट अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग डीएनए। सोच के देखना, इफ सेल इज अराइजिंग फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल, पहले जो सेल बनी थी उससे अब नई सेल बन रही है, तो क्या डीएनए जो होगा वो ऐसा नया का नया हर बार नया डीएनए बनेगा। कैसे बन रहा है, कुछ तो पुराना एग्जिस्टेंस कुछ तो होना चाहिए ना, शुड रेप्लिकेट। और इसका भी एक एक्सपेरिमेंट करवाया था, अभी अपन वो भी पढ़ेंगे, ठीक है। अगला, इट शुड बी केमिकली एंड स्ट्रक्चरली स्टेबल। भाई जब तुम डीएनए की बात करते हो तो डीएनए जो है लास्ट में 5'3OH के साथ पोलैरिटी आती है, 5' to 3' उसकी पोलैरिटी रहती है। पर अगर मैं बात करती हूँ आरएनए की रहती है 5' to 2', है ना, क्योंकि उसका 2 एंड पे भी OH है। डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड के अंदर, डीएनए के अंदर तुम एक ऑक्सीजन कम करते हो, है ना, आरएनए के अंदर तो है ऑक्सीजन, तो उसके ऑक्सीजन को कहाँ रखोगे, स्टेबिलिटी में दिक्कत। दिस डीएनए मूव्स फ्रॉम 5' to 3', ठीक है। आरएनए के अंदर ये चीज होती है कि वो मूव करवाता है, वो पोलैरिटी दिखाता है, मीन 5 to 2' which is unstable, this is unstable। तो इसीलिए हमारा जो जेनेटिक मटेरियल है वो आरएनए अच्छा ये नहीं है, ऐसा, ठीक। नेक्स्ट देखो अगली बात क्या बोलते हैं, इट शुड प्रोवाइड द स्कोप फॉर स्लो चेंजेस, म्यूटेशन जिनको हम बोलते हैं, दैट रिक्वायर इवोल्यूशन, पर धीरे धीरे म्यूटेट हो भाई, इतनी जल्दी म्यूटेशन नहीं चाहिए कि आज अभी वायरस कितने ज्यादा, मैं पहले बता चुकी हूँ वायरस कितने जल्दी म्यूटेट हो सकता है। अभी आज कोई नया वायरस आएगा, कल तुम पढ़ोगे अखबार में एक नया वायरस आ गया, अभी कोरोना वायरस गया है बेचारा,
अभी हम लोग सुनते कितने सारे नए नए वायरस, तो एवरी डे देयर इज लॉन्चिंग अ न्यू वायरस, नया वायरस हर दिन बन रहा है। सो हमको ये चीज़ नहीं चाहिए, हमको स्टेबिलिटी चाहिए। हम ये नहीं हो सकता कि भाई आज मैं इंसान हूँ कल मैं स्टारफिश बन जाऊँ, इट्स नॉट पॉसिबल। आई विश इट कुड बट इट इज नॉट। तो इसीलिए नहीं हो सकता। सो म्यूटेशन शुड बी स्लो, है ना, और वो चीज़ हमको डीएनए में दिखती है, आरएनए में नहीं। इट शुड बी एबल टू एक्सप्रेस इटसेल्फ इन द फॉर्म ऑफ मेंडेलियन कैरेक्टर्स। जितने भी मेंडेल अंकल जितनी बातें बोलते थे कि भाई जीन होना चाहिए, जीन एक्सप्रेस होना चाहिए, एक्सप्रेस रेसेसिव कैरेक्टर्स को सप्रेस करना चाहिए, जितनी सारी चीज़ें मेंडल ने बोली थी, इट शुड फॉलो ऑल दोज थिंग्स। ठीक, नेक्स्ट, DNA is chemically less reactive but structurally more stable as compared to RNA. So DNA is the better genetic material. और ये चीज वो वाली चीज है, पोलैरिटी से भी तो स्टेबिलिटी का डिफरेंस, स्टेबिलिटी दिखाई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट, RNA used as the genetic material, RNA used as a genetic material as well as catalyst and more reactive, less stable. Therefore, DNA has evolved from RNA. इसीलिए क्योंकि RNA कैसा है, कैटलिस्ट की तरह काम आ सकता है, ज़्यादा रिएक्टिव है। भाई हमको एक्स्ट्रा रिएक्टिव चीज़ नहीं चाहिए, हमको स्टेबल चीज़ चाहिए। हमको हर समय कोई नई चीज़, नया नया सरप्राइज नहीं चाहिए, हमको स्टेबिलिटी चाहिए। कभी कभार जीवन में एक सरप्राइज मिल जाए बहुत है, स्टेबिलिटी। ठीक है, हमको हर दिन जो है नई चीज़ नहीं चाहिए कि और आज तुम ये लो, आज तुम वो लो, नहीं नहीं, इतना नहीं। तो इसीलिए इट इज़ मोर रिएक्टिव रादर देन बीइंग स्टेबल। जबकि अगर मैं डीएनए की बात करूं तो इट इज़ मोर स्टेबल देन बीइंग रिएक्टिव। ठीक है, देयर इज डिफरेंस बिटवीन दीज टू। और इसीलिए डीएनए हैज इवॉल्व्ड फ्रॉम आरएनए। पहले आरएनए यूज्ड टू बी द जेनेटिक मटेरियल। जितनी पुरानी चीज़ें हैं उन सब का आरएनए ही जेनेटिक मटेरियल है। पर फिर पता लग गया भाई आरएनए से तो काम होगा नहीं, धीरे धीरे यूकैरियोटिक सेल है, ह्यूमन एवोल्यूशन है, अगर मैं देखूं आरएनए क्या मेरा काम सारा कर देगा, तो नहीं कर पाएगा। इसीलिए देयर इज रिक्वायरमेंट कि आप आरएनए से कुछ नई चीज बना दो, या कुछ नई चीज है। अब प्रोटीन को, बट अब यहाँ ध्यान से देखना, प्रोटीन को सिर्फ आरएनए की बात ही समझ आएगी। तो इसीलिए चाहे मैं डीएनए बना भी दूं अपना जेनेटिक मटेरियल, पर जब मुझे प्रोटीन को बोलना है तब मैं ऐसे नहीं जा सकती, मुझे पहले आरएनए बनाना होगा और उस आरएनए से फिर डीएनए बनेगा। तो ये सीक्वेंस, ये सेंट्रल डॉगमा चलता ही रहेगा एंड इट इज नेसेसरी। ये मैं डायरेक्ट नहीं कर पाऊंगी क्योंकि, ठीक है, सो मुझे आरएनए को कुछ भी करके लूप में रखना पड़ेगा। ठीक है, चलो अब बात करते हैं डीएनए रेप्लिकेशन। क्या होता है डीएनए रेप्लिकेशन? ऐसा माना जाता है कि क्या डीएनए अपने आप को रेप्लिकेट करेगा, क्योंकि ऑफ कोर्स करना पड़ेगा उसको, नहीं करेगा तो ऐसा हो नहीं सकता। ये भी कोई एक्सपेरिमेंट ही बताए थे कि भाई क्या डीएनए रेप्लिकेट, अब कंफर्म तो हो गया कि यार डीएनए ही है जेनेटिक मटेरियल। देखा 3 एक्सपेरिमेंट हुआ तब जाके तो कंफर्मेशन लिया इन्होंने, पर अब जब 3 एक्सपेरिमेंट करने के बाद कंफर्म तो हो गया, चलो अब जेनेटिक मटेरियल अगर मान लो डीएनए ही है, तो वो आगे की तरफ कैसे फॉरवर्ड होगा, कैसे मूव होगा, वो क्या काम करेगा, वो चीज़ देखनी है। सो the process of producing 2 identical copies of DNA from a single DNA molecule is called DNA replication. एक डीएनए मॉलिक्यूल से, एक डीएनए मॉलिक्यूल के स्ट्रैंड पे मान लो, कैसे बनाती हूँ, ठीक है, मैं ये बोल रही हूं कि इस एक स्ट्रैंड पे this is 1 strand, this is 2 strand, second strand, ये दोनों ही स्ट्रैंड अपने आप को रेप्लिकेट करेंगे, एक नया स्ट्रैंड अपने ऊपर बना सकते हैं। तो अपने ऊपर अगर एक नया स्ट्रैंड और ये बना लेते हैं, अच्छी बात है भाई, अपने ऊपर ये एक नया स्ट्रैंड बना सकते हैं। इस प्रोसेस को हम कहते हैं रेप्लिकेशन, मतलब अपने जैसा एक और बना लेना। तो हुआ क्या, जैसे
सेल कैसे होती है, सेल पुरानी सेल अपने जैसे एक नई सेल बना देती है, वैसे ही डीएनए पुराना डीएनए अपने जैसे एक नया डीएनए बना सकता है। ये इसके पास पावर है, सुपर पावर्स। सो डीएनए अपने जैसा एक और डीएनए बना सकता है, ये इसके पास पावर्स है। अब this section describes the whole process in detail as it is the process of biological inheritance. Students will be familiar that with many different terminologies which are associated with the process of DNA replication. You will know about semi-conservative replication, replication fork in this section further explained. Okay भाई, चलो। सो अब ये बात तो पता लग रही है कि यार ये सेमी कंजर्वेटिव मॉडल या सेमी कंजर्वेटिव मॉडल मतलब कि यार ये जब रेप्लिकेट होगा तो एक इसका पेरेंटल, जैसे अपन डीएनए को जब सेल को जब रेप्लिकेट करते हैं तो प्री एग्जिस्टिंग चीज़ें उस पर रहती है, प्री एग्जिस्टिंग सेल होती है वो, है ना। प्री एग्जिस्टिंग सेल ही टूट जाती है और नई सेल बना देती है। वैसे ही डीएनए भी जो होगा ये प्री एग्जिस्टिंग इसका बेस रहेगा और उस पर फिर नई चीज़ें फॉर्म होगी, यानी उस पर एक नया स्ट्रैंड बनेगा। तो एक स्ट्रैंड जो है वो इसका पेरेंट वाला रहेगा, उस पर एक नया स्ट्रैंड फॉर्म हो सकता है। एक स्ट्रैंड इसका पेरेंट वाला रहेगा, उस पर नया स्ट्रैंड ये फॉर्म हो सकता है। बट अगेन एक्सपेरिमेंट के बगैर कुछ भी चीज़ समझ में नहीं आती, तो एक और एक्सपेरिमेंट करवाया गया। किसका एक्सपेरिमेंट करवाया गया और किसके थ्रू करवाया गया? मेसेल्सन एंड मेसेल्सन एंड स्थेल एक्सपेरिमेंट। ठीक है, ठीक। इस एक्सपेरिमेंट में क्या करवाएगा? इस एक्सपेरिमेंट के अंदर हमको ये चीज़ देखनी है कि क्या एक्चुअल में डीएनए जो है वो सेमी कंजर्वेटिव मॉडल को फॉलो करता है, यानी वो पेरेंटल डीएनए से बना है क्या। तो इसमें हमने क्या करवाया, एक हमने ली पेट्री डिश। पेट्री डिश के अंदर हम लोग ग्रो करवा देते हैं बहुत सारी इकोलाई। पेट्री डिश के अंदर ग्रो करवा दी है इकोलाई। अब इसको जो है हमने एक्टिवली स्टेन कर दिया है बाय नाइट्रोजन, अमोनियम क्लोराइड। रेडियो एक्टिव नहीं है, अमोनियम क्लोराइड जो है हमारे पास कल्चर मीडियम अमोनियम क्लोराइड है, उस पर हमने इकोलाई को ग्रो करवा दिया। ठीक है, सो मीडियम हमने क्या रखा, कल्चर प्लेट का मीडियम क्या रखा हमने मीडियम रखा है अमोनियम क्लोराइड का। ठीक, अमोनियम क्लोराइड की जो प्लेट थी उस पर मैंने किसको ग्रो करवा दिया, इकोलाई को। इकोलाई को ग्रो करवा दिया। इकोलाई बहुत बढ़िया बैक्टीरिया है, हर जगह यूज होगा, बायोटेक में तो याद ही रख लेंगे, हो जाएगा तुम लोगों को। अब यहाँ जो नाइट्रोजन है ना बच्चे, ये नाइट्रोजन कौन सा नाइट्रोजन है? ये नाइट्रोजन है हेवी आइसोटोप ऑफ नाइट्रोजन, दैट इज N15। दिस इज हेवी आइसोटोप, हेवी आइसोटोप ऑफ नाइट्रोजन। हेवी आइसोटोप नाइट्रोजन। ठीक है, सो अब यहाँ जितनी इकोलाई है, ये जितनी सारी इकोलाई होंगी, ये सारी की सारी इकोलाई क्या करेगी बच्चे, अपना जितना भी नाइट्रोजन, क्योंकि इनके भी डीएनए के अंदर नाइट्रोजन तो है ही, नाइट्रोजन मतलब अमीनो एसिड की तो बेस है ना। तो अमीनो एसिड न्यूक्लियोटाइड्स बात करी थी ना अपन ने, न्यूक्लियोटाइड से ही तो डीएनए बनता है, तो न्यूक्लियोटाइड्स का ही तो बेस पेयर्स है। न्यूक्लियोटाइड क्या करेंगे, सारा का सारा हेवियर आइसोटोप वाले नाइट्रोजन को उठा लेंगे, सारे के सारे हेवियर नाइट्रोजन को उठा लेंगे। तो हमारे पास जो कल्चर्ड मीडियम आया, अरे यार ग्रीन से बनाती हूँ, जो कल्चर मीडियम आता है और इसमें जितनी इकोलाई प्रेजेंट है, ये सारी इकोलाई का जो अगर मैं इनका डीएनए देखूं, सो इनका डीएनए जो होगा वो सारा हेवी आइसोटोप वाला होगा। हेवी आइसोटोप वाला डीएनए यानी कि क्या हुआ है, इनके डीएनए के ऊपर नाइट्रोजन, यानी इनके डीएनए ने पूरा का पूरा नाइट्रोजन ले लिया है, और नाइट्रोजन कौन सा है, वो N15 वाला नाइट्रोजन है। अब इसको मैं क्या करवाती हूँ, अब इस प्लेट को हम चेक करवाने के लिए सीजियम क्लोराइड सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस करवाते हैं। सीजियम क्लोराइड सेंट्रीफ्यूगेशन के अंदर क्या होता है, इतना तेज घुमाया कि उसके अंदर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट बन गया। ग्रेडियंट मतलब क्या होता है बच्चे, कि एक तरफ तो सीजियम बहुत सारा और एक तरफ सीजियम बिल्कुल ही नहीं, एक तरफ तो सीजियम
एक तरफ तो सीजियम बहुत सारा रहेगा, दूसरी तरफ सीजियम बिल्कुल ही नहीं रहेगा। भाई मेरे से टेस्ट ट्यूब नहीं बन रही है आज तो। सीजियम इज वेरी लेस और यहाँ सीजियम की कंसंट्रेशन इज वेरी मच इंक्रीज्ड। यहाँ सीजियम की कंसंट्रेशन बेस में ऑब्वियसली बात है ज़्यादा होगी, क्योंकि हैवी पार्टिकल है ना, तो नीचे सेटल डाउन हो जाएंगे और लाइटर पार्टिकल ऊपर की तरफ चले जाएंगे। सो सीजियम नीचे की तरफ जो है वो ज़्यादा हैवी रहेगा और ऊपर की तरफ कम हो जाएगा। अब यहाँ पे जब मैं अपने डीएनए को देखती हूँ तो यहाँ मुझे एक इस तरफ ये डीएनए सेटल डाउन हो जाता है, इस तरफ एक बैंड बन गया और यहाँ जो बैंड बना है दिस इज हेवियर आइसोटोप डीएनए, यानी N15 वाला डीएनए यहाँ पे आके सेटल डाउन हो गया, बैठ गया वो, ठीक है, यहाँ बेस पे बैठा है ना, यानी ये भारी डीएनए है, ये हेवियर डीएनए है। इसी के साथ मैंने क्या कर दिया, अब इसी यहाँ पे बनाऊं या इसको, यही प्लेट बना रही हूं मैं, ठीक है, यही प्लेट, यही इकोलाई, बस इकोलाई को इस बार मैंने कौन से मीडियम में ग्रो कराया बच्चे, NH4Cl। अब नाइट्रोजन जो है वो 14 है, नॉर्मल नाइट्रोजन जो अपना होता है ना N14, वो पहले मैंने हेवियर आइसोटोप ऑफ नाइट्रोजन लिया था, अब मैंने सिंपल लिया है, सिंपल N14, लाइटर वेट ऑफ नाइट्रोजन, ठीक है। सो जितना सारा डीएनए होगा इकोलाई का, वो सारा का सारा क्या ले लेगा बच्चे, किससे स्टेन हो जाएगा, N14 को अपने अंदर ले लेगा। अगेन सेम कंसंट्रेशन, वापस सीजियम क्लोराइड, वापस बनाओ टेस्ट ट्यूब। इस टेस्ट ट्यूब के अंदर हम क्या देखते हैं कि इस बार जो बैंड बना है डीएनए का वो कुछ बीच में बना है। पहले क्या था, नीचे की तरफ सेटल बन रहा था, अब थोड़ा सा ऊपर आ चुका है। क्यों ऊपर आया होगा, कुछ चीज लाइट हो गई तभी तो ऊपर आएगी ना, कुछ चीज हल्की हुई होगी तभी तो वो चीज ऊपर आई है। पहले जो डीएनए का बैंड बन रहा था वो N15 का बैंड बन रहा था, अब जो डीएनए का बैंड बन रहा है, क्योंकि हमने यहाँ से बनाया है बच्चे ये डीएनए, है ना, तो इसमें 15 तो है ही, पर हमने इसको NH14 से भी N14 नाइट्रोजन 14 के कल्चर मीडियम में भी ग्रो करवाया है। यानी ये जो मेरे पास बैंड बना है, ये बैंड मेरे पास दोनों का मिक्सचर है, नाइट्रोजन 14 प्लस नाइट्रोजन 15, यानी ये एक मिक्सचर, और मिक्सचर को हम क्या नाम देते हैं बच्चे, हाइब्रिड। ये हाइब्रिड डीएनए, ये हमारे पास हाइब्रिड डीएनए आ गया। सो हाइब्रिड डीएनए में क्या हुआ, जब N15 था तो बहुत हैवी था, नीचे की तरफ सेटल हो गया, N14 था तो थोड़ा लाइटर था और ऊपर की तरफ N15 को लेके आ गया, ठीक है। तो N15 और N14 का मिक्सचर है यहाँ पे, इसीलिए वो थोड़ा सा ऊपर की तरफ घिसक गए, ठीक है। अगला क्या आता है मेरे पास, अब थर्ड मैंने क्या करवा दिया, इसी मीडियम को, ये मैंने देखा था 20 मिनट के बाद, आफ्टर 20 मिनट्स, क्योंकि इकोलाई को ग्रो होने में 20 मिनट्स लगते हैं, ठीक है, रेप्लिकेट ग्रो होने में 20 मिनट्स। ये अब मैं देखूंगी आफ्टर 40 मिनट्स। आफ्टर 40 मिनट्स मुझे क्या मिलता है, थोड़ा सा इधर ले लिया मैंने, ठीक है, आफ्टर 40 मिनट्स, वहां कहानी दिखा रही हूँ, वही सेम और सेम टेस्ट ट्यूब के अंदर मुझे इस बार दो जगह पे बैंड दिख रहा है, दो जगह पे डीएनए का बैंड दिख रहा है। दो जगह पे डीएनए का बैंड दिख रहा है, इसका मतलब एक तरफ तो जो डीएनए बैंड है वो N14 का है और दूसरी तरफ जो डीएनए बैंड है वो हाइब्रिड डीएनए का है। यही चीज है, एक तरफ तो हाइब्रिड और एक तरफ N14 का डीएनए का बैंड दिख रहा है। तो एक तरफ तो मुझे N14 का डीएनए का बैंड दिख रहा है, एक तरफ मुझे हाइब्रिड डीएनए दिख रहा है। अब इसको स्ट्रैंड के तरफ से समझना, एक तरफ मैंने हेवियर डीएनए को ग्रीन कलर से रिप्रेजेंट कर रही हूँ, ठीक है, लाइटर डीएनए को मैं किससे करूँ,
पिंक से रिप्रेजेंट कर दूंगी, ठीक है। लाइटर की जब मैं बात करूंगी मैं उसको पिंक से रिप्रेजेंट कर दूंगी। अभी मैंने क्या बनाया है, हेवियर डीएनए, ये दोनों ही, ये दिस इज हेवियर डीएनए, ठीक है। ये एक स्ट्रैंड, ये दूसरा स्ट्रैंड, किसका स्ट्रैंड है, N15 का, है ना, हेवियर आइसोटोप है। अब अगर हेवियर आइसोटोप है तो जब मैं हाइब्रिड कंडीशन पे देखती हूँ तो हाइब्रिड कंडीशन पे मेरे पास क्या है, एक तो N15 का बैंड तो वहीं का वहीं है, N15 का बैंड वहीं का वहीं है, N15 का बैंड वहीं का वहीं है, मेरे साथ कुछ एक्स्ट्रा चीज ऐड हो रही है एंड दैट इज ऑफ N14 का बैंड। N15 तो बच्चे वहीं का वहीं है, N14 एक नया ऐड हो रहा है, सो N14 और जो पहले था दैट वाज N15, ठीक है। तो ये मेरे पास क्या बन गया, एक हाइब्रिड डीएनए, यानी एक स्ट्रैंड पे मेरे पास नया N14 का डीएनए लग गया, दूसरे स्ट्रैंड पे N14 का डीएनए लग गया, तो दो नए बैंड बन गए मेरे पास। पहले ये एक था, इस एक से मेरे पास दो बन गए अब, ठीक है। ये जैसे ही स्प्लिट होता है, डीएनए की क्या काम है, डीएनए का वे सिंपल बताती हूँ, डीएनए जैसे ही स्प्लिट होगा, एक एंड इसके पास है, दूसरा एंड इसके पास है, ऐसे रहता है ना डीएनए, तो ये खुल गया। अब जैसे ही खुला तो एक हिस्सा जो है, एक हिस्से ने दूसरे 14 वाले के साथ जुड़ गया, दूसरा हिस्सा जो है ये दूसरे 14 वाले के साथ जुड़ गया, ठीक है। 14 वाला भी तो ऐसे ही होगा डीएनए, 14 वाला भी ऐसे ही था, 14 वाला जैसे ही खुला तो वो एक 15 के साथ जुड़ गया, एक 15 के साथ जुड़ गया, सिंपल। तो यहाँ हमारे पास क्या आ जाता है, यहाँ हमारे पास आ जाता है हाइब्रिड डीएनए, 14 15 14 15 साथ में आ रहे हैं, हाइब्रिड डीएनए, ठीक है। अब मैं इसको ओपन कर रही हूँ, एक और हाइब्रिड डीएनए को अगर मैं ओपन करती हूँ तो मुझे क्या चीज मिलेगी, लेट्स ओपन दिस। अब इस स्ट्रैंड को ओपन करो, पहला तो ये पिंक कलर, दूसरा इसके ऊपर कौन प्रेजेंट है, अरे पहले ग्रीन में, पहले ग्रीन कलर, फिर उसके बाद एक पिंक कलर, यही है। और ये नीचे वाले को यहाँ ओपन कर रही हूँ, है ना, एक पिंक कलर है और एक ग्रीन कलर है, ठीक है। अब ये पिंक कलर के साथ कौन सा डीएनए बनेगा, अभी अपन ने देखा है, यानी एक और पिंक लाइन ही बनाई है मैंने, मर्ज मत कर देना भाई, ये, ठीक है। और यहाँ पे भी ऐसा ही है। और अगर मैं हाइब्रिड को देखती हूँ, दूसरा ग्रीन वाला, तो ग्रीन वाले के साथ क्या बन जाएगा बच्चे, ये देखो। अब ये प्रोसेस समझना, हुआ क्या कि तुमने एक डीएनए का स्ट्रैंड लिया, जैसे ही ओपन किया एक स्ट्रैंड से दो बने, एक स्ट्रैंड से दो बने, ठीक है। अब इससे अकेले पिंक वाले से दो बन गए, अकेले ग्रीन वाले से वैसा बन गया हाइब्रिड। फिर उसके बाद नीचे वाले को देखो, अकेले पिंक से और अकेले ग्रीन पिंक से एक बन गया। तो यानी हो क्या रहा है, हो ये रहा है, और कल्चर मैम ऐसा ही क्यों हुआ सिर्फ कि ये पिंक ही आपने बनाया है, यानी 14 N14 ही क्यों रेप्लिकेट हुआ, क्योंकि N14 का ही मीडियम था बच्चे, ठीक है। अगर मैं N15 का मीडियम लूंगी तो मेरे पास दो लाइन जो है वो ग्रीन की आ जाएगी, अभी मेरे पास दो हाइब्रिड तो आएंगे ही, पर दो लाइन ग्रीन की और ऐड हो जाएगी, पिंक की बजाय वो ग्रीन की हो जाएगी। पिंक की अभी क्यों हो रही है, क्योंकि मैंने जो मीडियम लिया था वो N14 का मीडियम लिया है, ठीक है। एक बार जल्दी से रिकॉल देखो, हुआ क्या, मैंने सिंपल एक पेट्री डिश ली है, पेट्री डिश के अंदर मैंने मीडियम जो है वो क्या लिया है, अमोनियम क्लोराइड का, जिसमें नाइट्रोजन, कौन सा नाइट्रोजन है, हेवियर आइसोटोप ऑफ नाइट्रोजन। हेवियर आइसोटोप ऑफ नाइट्रोजन होने का मतलब क्या है कि यहाँ पे हेवियर आइसोटोप नाइट्रोजन होने का क्या मतलब है कि इसके अंदर जितना बैक्टीरिया होगा वो सारा का सारा बैक्टीरिया हेवियर नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब कर लेगा, सारा का सारा हेवियर नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब कर लेगा। जैसे ही वो हेवियर आइसोटोप को एब्जॉर्ब कर लेगा, उसके बाद अब क्या करना है हमको, सीजियम क्लोराइड एक ऐसा मिक्सचर है जिसके थ्रू हमको सीजियम का एक कंसंट्रेशन ग्रेडियंट मिल जाएगा। ग्रेडियंट कैसा, एक तरफ सीजियम ज्यादा है, ऊपर जाते जाओगे सीजियम कम होता जाएगा। लेस ना लिखना चाहो तो एरो बना लो, सीजियम कम होता जाएगा, नीचे से ऊपर जाएंगे सीजियम हल्का होता है, कम होता जाएगा ना। अब मैंने यहाँ पे जब डीएनए का स्ट्रैंड देखा तो डीएनए का स्ट्रैंड मेरे पास नीचे की तरफ बेस बन रहा था, क्यों बन रहा था, क्योंकि यहाँ पे आके डीएनए सेटल डाउन हो जाएगा, क्योंकि डीएनए
N15 वाला था, इसीलिए हेवियर डीएनए सेटल डाउन हो जाएगा। अब N15 वाला डीएनए नीचे की तरफ सेटल हो गया। फिर उसके बाद मैंने क्या करती हूँ, मैं 20 मिनट्स के लिए मैं इस कल्चर मीडियम की जो इकोलाई थी उनको अब किस में ग्रो करवा रही हूँ, N14 में। N14 यानी अगेन नाइट्रोजन, अमोनियम क्लोराइड का ही पेट्री डिश है, बट इस बार जो नाइट्रोजन है वो N14 है। पहले N15 हेवियर आइसोटोप ऑफ नाइट्रोजन था, इस बार मैंने नॉर्मल या लाइटर आइसोटोप ऑफ नाइट्रोजन रखा है। ठीक, अब ये लाइटर आइसोटोप ऑफ नाइट्रोजन होगा तो ऑब्वियसली बात है डीएनए जो है वो लाइटर भी लेगा ही नहीं, फर्क समझना। नाइट्रोजन सिर्फ हेवियर ही नहीं या लाइटर ही नहीं, अब वो पहले से हेवियर था, अब वो लाइटर वाला भी लेगा। ठीक है, तो जैसे ही उसने हेवियर नाइट्रोजन लिया, लाइटर नाइट्रोजन लिया, उसके पास एक ऐसा बैंड बन जाता है जो बीच का आता है, कहीं ना कहीं सेटल डाउन नहीं हो रहा, बीच में कहीं आ रहा है, और इस बीच में आने के कारण हम इसको कह देते हैं हाइब्रिड डीएनए। ठीक है, तो आफ्टर 20 मिनट्स व्हाट वी सी इज हाइब्रिड डीएनए जो बीच में लाए कर रही है लाइन। फिर उसके बाद मैं क्या करती हूँ, आफ्टर 40 मिनट्स मैंने इसको देखा, तो 40 मिनट्स के बाद मुझे क्या पता लगता है कि आफ्टर 40 मिनट्स यहाँ मेरे पास दो बैंड्स आ गए। मतलब एक तो हो गया नाइट्रोजन 14 का बैंड, क्योंकि अभी भी नाइट्रोजन 14 ही कल्चर मीडियम है, और एक मेरे पास बैंड आ जाता है हाइब्रिड मीडियम का बैंड। क्या मैम ऐसा हो सकता है कि यहाँ जहाँ आपने दो पिंक बनाए हैं दो ग्रीन बन जाए? हो सकता है, पर तब होगा जब मैं यहाँ N14 की जगह N15 के साथ कल्चर मीडियम करवाऊँ। ठीक है, तो N15 हेवियर आइसोटोप के साथ ये चीज होगी, पर अभी हमने लाइटर आइसोटोप के साथ करवाया है, तो हमारे पास दो बैंड जो होंगे वो पिंक के आएंगे, यानी लाइटर आइसोटोप के दिखेंगे, और दो हाइब्रिड के दिखेंगे। क्या हुआ है ये चीज, किस तरीके से हुआ, ये प्रोसेस ये बताता है कि एक स्ट्रैंड जो है ना तुम्हारा, वन स्ट्रैंड इज ऑफ पेरेंटल स्ट्रैंड, है ना, वन स्ट्रैंड इज ऑफ पेरेंट स्ट्रैंड, और जो उस पे नया बना है वो न्यू सिंथेसिस ऑफ डीएनए हुआ है, यानी डीएनए इज अ सेमी कंजर्वेटिव मॉडल। डीएनए सेमी कंजर्वेटिव मॉडल को फॉलो करता है। सेमी मतलब होता है आधा अधूरा, कंजर्व मतलब बचा हुआ। सो आधा अधूरा बचा है, यानी मेरे पास अगर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए हेलिकल स्ट्रक्चर होता है तो उसमें से मेरे पास सिर्फ एक स्ट्रैंड, मेरे पास सिर्फ या तो ग्रीन बचा हुआ रहेगा और या फिर सिर्फ पिंक बचा हुआ रहेगा। इस पे नया मीडियम आ सकता है, एक नया, या तो ग्रीन का ग्रीन ही आ जाए या पिंक आ जाए, कुछ भी आ सकता है डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म। सो हमारे में क्या होता है कि एक डीएनए जो है वो डीएनए अपने आप का रेप्लिका बनाता है। क्या बनाता है बच्चे? अपने आप का रेप्लिका बनाता है, यानी खुद के जैसा ही एक और बना देता है। रेप्लिका इज टोटली सेम, बट सेमी मतलब हो जाता है कि आधा अधूरा, आधा ही हिस्सा अपना खुद का रखता है, यानी आधा हिस्सा पेरेंट का रखता है और आधे हिस्से पे तुम्हारे लिए जो नया डीएनए आ रहा है वो बनता है। इसीलिए जब फॉरेंसिक रिपोर्ट्स करवाई जाती है तो उसमें ये चीज देखी जाती है कि क्या तुम्हारा डीएनए मैच हो रहा है पेरेंट से। क्यों देखा जा रहा है? क्या फर्क पड़ रहा है? और कैसे तुम्हारा डीएनए मैच हो रहा है? क्यों? क्योंकि डीएनए जब रेप्लिकेट करता है तो वो एक स्ट्रैंड अपने पेरेंट का लेके आया है। दिस इज पेरेंटल स्ट्रैंड। ये पेरेंटल स्ट्रैंड है और उस पे नया स्ट्रैंड बना है। सो दिस वन इज न्यू स्ट्रैंड। तो एक पेरेंटल स्ट्रैंड है, एक नया स्ट्रैंड यानी न्यू स्ट्रैंड है। इसीलिए हम में हमारे पेरेंट्स से सिमिलैरिटीज भी है, हम में हमारे पेरेंट्स से डिससिमिलैरिटीज भी है, क्योंकि हम में आधा हिस्सा पेरेंटल स्ट्रैंड का है, आधा हिस्सा हमारा खुद की आइडेंटिटी का है। ठीक है, तो आधा हिस्सा हमारी खुद की आइडेंटिटी का भी है। ठीक है, क्लियर है ये चीज? तो ये होता है सेमी कंजर्वेटिव मॉडल ऑफ डीएनए।
तो आज हमने जो है पूरा कंप्लीट कर लिया है अप टू दी एक्सपेरिमेंट्स व्हिच वर बीन परफॉर्म्ड टू प्रूव कि डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल, डीएनए इज द ओनली जेनेटिक मटेरियल व्हिच हैज बीन ट्रांसफॉर्म्ड। अब हम लोग बात करेंगे बच्चे कि ये डीएनए, क्योंकि अब हमने ये भी जाना है नाइट्रोजन के एक्सपेरिमेंट से कि यार डीएनए जो है ये सेमी कंजर्वेटिव मॉडल शो करता है। सेमी कंजर्वेटिव मॉडल मतलब क्या होता है कि आधा अपने आप के स्ट्रैंड को आधा अपने स्ट्रैंड को जो है कंजर्व करके रखता है और फिर उसके बाद जो हाफ स्ट्रैंड है यानी ये पेरेंटल स्ट्रैंड को कंजर्व करके रखता है और उस पे एक और नया स्ट्रैंड बनाता है जो कि इसकी खुद के कैरेक्टरिस्टिक्स को शो करेगा। ये चीज़ अब किस तरीके से बनता है, किस तरीके से कंप्लीट होगा, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे कि किस तरीके से एक नया स्ट्रैंड डीएनए का बनता है। और हम ये चीज़ भी देखेंगे कि किस तरीके से जो नया स्ट्रैंड बना है उसमें क्या डिफरेंसेस हैं, और क्योंकि ये सेमी कंजर्वेटिव है तो ऑब्वियस सी बात है आधा जो होगा वो पेरेंट का होगा। सो ऑल द वेरी बेस्ट स्टूडेंट्स, हैव अ ग्रेट डे, टेक केयर, बाय बाय।